Now the next chapter is staffing. First question, explain staffing and its importance. ओके, स्टाफिंग को अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊँ तो स्टाफिंग मीन्स होता है राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। सिंपली यानी कि जैसे कि कोई इंसान सीए है तो उसको हम साइंटिस्ट तो नहीं कह सकते, है ना। सीए है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कहेंगे। और सीए को हम क्या काम दे सकते हैं, उसका काम ये होगा कि उसको बैलेंस शीट चेक करनी है कि सही है कि नहीं, ऑडिटिंग करनी है मेन। एक और एग्जांपल समझाती हूँ, जैसे कि अब सचिन तेंदुलकर को बोला जाए गाना गाने को, तो दिस इज़ नॉट अ स्टाफिंग। सचिन तेंदुलकर 50s बना सकता है, 100 बना सकता है, 6 मार सकता है, क्रिकेट खेल सकता है, पर वो लता मंगेशकर की तरह गाना नहीं गा सकता। और लता मंगेशकर से कहा जाए कि आप क्रिकेट खेलिए तो वो नहीं खेल सकती। यानी कि राइट पर्सन इन द राइट प्लेस। जो इंसान जिसके लिए कॉम्पिटेंट है, जिस काम के लिए कैपेबल है, उसको वही काम देना इज कॉल्ड एज स्टाफिंग। देखिए स्टाफिंग यहाँ पर दिया है, स्टाफिंग इज अ प्राइमरीली कंसर्न विद फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट पोजीशन एट द राइट टाइम। सही समय पे, सही पोजीशन पे सही आदमी को लगाना इज कॉल्ड एज स्टाफिंग इन द सिंपल वर्ड। ओके, अब स्टाफिंग का देखिए यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है। पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ कंसर्न विद ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग अ सेटिस्फैक्ट्री एंड सेटिस्फाई वर्कफोर्स। यानी कि कोई इंसान को वही काम देना जिसके लिए वो बना है, जिससे इसको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलती है। यानी कि ही इज़ केपेबल और कॉम्पिटेंट फॉर दैट जॉब, तभी आपने उसको वो काम दिया है। दैट इज़ कॉल्ड स्टाफिंग इन सिंपल वर्ड। अब इंपॉर्टेंस क्या क्या है स्टाफिंग की। पहली बात तो जो इंसान जिसके लिए केपेबल है उसी काम को उसको देना, जिससे क्या होगा, बेटर परफॉर्मेंस होगा, वो काम अच्छा करेगा, उसका सर्वाइवल और ग्रोथ अच्छा होगा। वो खुश रहेगा तो उसका सर्वाइवल अच्छा होगा, उसका ग्रोथ अच्छा होगा, उसका एक्सपेंशन अच्छा होगा। देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जितना हो सके रिसोर्सेज को वो यूज़ करेगा, क्योंकि उसके अंदर वही काबिलियत है करने की, कम दाम पे अच्छा काम निकालना। इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल, यानी कि उसका अगर वो जॉब खुश रहेगा तो उतना ही प्यार से वो काम करेगा, उतना ही वो अच्छे। सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग। मेन यही है, हर चैप्टर में जो स्टेप्स दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टाफिंग प्रोसेस में पहला आता है एस्टिमेटिंग दी मैन पावर रिक्वायरमेंट। जिस इंसान को जिस काम के लिए रखा जा रहा है वो काम वो इंसान करे तो उसकी मैन पावर का सही यूटिलाइजेशन हो सकता है। मैन पावर रिक्वायरमेंट इन्वॉल्व फोरकास्टिंग एंड डिटरमाइन फ्यूचर मैन पावर नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी काम को करने के लिए किसी एम्प्लॉय को आप रखें तो उसकी स्किल, क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी देख के आप रखते हैं। दैट इज़ कॉल्ड मैन पावर रिक्वायरमेंट। फिर नेक्स्ट आता है रिक्रूटमेंट, उसका फिर रिक्रूटमेंट करेंगे। रिक्रूटमेंट रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड इनकरेज देम टू अप्लाई फॉर द जॉब। रिक्रूटमेंट मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपके कंपनी में एक पोस्ट खाली है, एक पोस्ट के लिए बहुत लोग अप्लाई करते हैं, हज़ारों लाखों लोग अप्लाई करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड रिक्रूटमेंट। मगर उस पोस्ट के लिए जो सही होता है वही इंसान अप्लाई कर सकता है, यानी कि जो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है वही रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कंसिडर किया जाता है, यानी कि उसी का रिक्रूटमेंट होता है। फिर आते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब कि होता है चूज़ करना द बेस्ट पर्सन, यानी कि आपके पास लाखों करोड़ों लोग अप्लाई करेंगे, मगर जो आपके पास जो पूल आता है उसमें से, पूल यानी कि जो बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं प्रोस्पेक्टिव, उनमें से किसी बेस्ट पर्सन को सर्च करना, दैट इज़ कॉल्ड सिलेक्शन। फिर उसका प्लेसमेंट करना, ओरिएंटेशन करना, यानी कि उसको काम सिखाना, उसको असाइन करना उसका जॉब, उसको काम पे इसको प्लेस करना, उसको ट्रेनिंग देना। एक तरह से ओरिएंटेशन क्या होता है, उसको समझाना काम क्या क्या काम उसे करना है। देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उस इंसान को उस काम के लिए ट्रेनिंग देना जिससे कि वो बेहतर से बेहतर काम कर सके। हर कंपनी अब ये करती है कि जितना हो सके अपने स्टाफ को वो ट्रेंड करती है। देन आते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल रिफर्स टू सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस अगेंस्ट प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड एंड देयर पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट। ट्रेनिंग करने के बाद हर इंसान को काम दिया जाता है, जो काम उसको दिया जाता है वो उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसको एवैल्यूएट, यानी कि उसका मूल्यांकन होता है कि क्या क्या उसने परफॉर्मेंस दी है, उसके अकॉर्डिंग उसका पोटेंशियल क्या है, जिस तरह से वो काम कर रहा है उस काम के लायक है कि नहीं, कहीं उसका पोटेंशियल से ज़्यादा तो नहीं है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है कि नहीं है। ये सब चीज़ें परफॉर्मेंस अप्रेजल में देखी जाती हैं। प्रमोटिंग एंड करियर प्लानिंग, उसको अगर उसका काम अच्छा है अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल उसको हमको प्रमोट करना चाहिए, करियर प्लान करना चाहिए कि हम किस किस जगह पोस्ट कर सकते हैं। देन कॉम्पनसेशन,
फाइनेंशियल बेनिफिट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अट्रैक्टिंग द रिटेन एंड कॉम्पिटेंट ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि आप अपने जो भी एम्प्लॉय आपके अंदर काम कर रहे हैं उन्हें किस तरह का पे रिवॉर्ड दे रहे हैं, किस तरह का फाइनेंशियल बेनिफिट दे रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, आप दो तरह के, जैसे कि आप उन्हें मंथली सैलरी देनी है, एनुअल सैलरी देनी है, वीकली सैलरी देनी है, घर फ्री देना है, रेंट देना है, तो ये सब चीज़ें इसमें आती है कॉम्पनसेशन में। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट दो तरह के होते हैं, इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स। अब देखिए इंटरनल सोर्स में आप देखिए प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र। अगर आपको किसी को रिक्रूट करना है इंटरनल सोर्स यानी कि बिना किसी बाहरी इंसान को लिए हुए, तो आप कोई जॉब मान लो, कोई पोस्ट मान लो खाली है तो आप प्रमोशन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके यहाँ पोस्ट खाली है तो आप कहीं से ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो ये इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है, यानी कंपनी के अंदर ही अंदर रिक्रूटमेंट आपने कर दिया। एक्सटर्नल सोर्स पे देखिए इतने सारे हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर, एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉय एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, कैंपस रिक्रूटमेंट, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, वेब पब्लिशिंग। अब देखिए अब आते हैं एक्सटर्नल पे। तो इंटरनल तो ज़्यादा टफ नहीं है, पर एक्सटर्नल में ज़्यादा पॉइंट्स है, तो एक्सटर्नल एक्सप्लेन करते हैं। एक्सटर्नल होते हैं जहाँ हम आउटसाइड से, टू सर्चिंग फॉर अ एम्प्लॉय फ्रॉम द सोर्स आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में अगर हम आते हैं, अ नोटिस इज़ प्लेस ऑन द नोटिस बोर्ड फॉर द इंटरप्राइजेज स्पेसिफाइंग द डिटेल। आपने डायरेक्टली एक नोटिस पे बोर्ड पे लगा दिया कि मुझे इतने इतने लोगों की ज़रूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिस्क्राइब डेट कर देते हैं, उनकी स्किल बता देते हैं कि मुझे किस क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो ये सब क्या होता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में होता है। फिर आते हैं कैजुअल कॉलर। कैजुअल कॉलर में आता है, कंपनीज जनरली रिसीव एप्लीकेशन फ्रॉम द जॉब सीकर एट वेरियस पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपके जैसे ये एग्जांपल है इस चीज़ का, जैसे आप लोग हर जगह सीवी डालते हैं, तो वैसे ही बहुत सारे लोग ना अपनी सीवी डालते रहते हैं। तो जैसे ही इनके पास जॉब खाली होती है तो वो क्या करते हैं, उन सीवी से लोगों को कॉल करना शुरू कर देते हैं। देन आते हैं एडवर्टाइजमेंट। आपने किसी न्यूज़पेपर पे एडवर्टाइजमेंट दे दिया, कहीं रेडियो पे दे दिया, किसी जनरल पे दे दिया एडवर्टाइजमेंट, तो ये सारे एडवर्टाइजमेंट पे कॉल एडवर्टाइजमेंट में आते हैं, जहाँ पर आप लोग पढ़ते हैं उसको और आपके पास अप्लाई करने पहुंच जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आपको पता होगा, जैसे कि मनरेगा है, मनरेगा के बारे में आपने सुना होगा। मनरेगा महात्मा गांधी ने बनाया था। जो लोग जो ऐसे लोग हैं जिनको काम चाहिए, वो अनस्किल्ड हैं या सेमी स्किल्ड वर्कर हैं, उनको काम चाहिए, तो वो क्या करते हैं, मनरेगा के अंदर रजिस्टर करा लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। मनरेगा वाले उनको जैसे जैसे कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है उनको रिक्रूट करते हैं। रिप्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। अब जैसे कि आपको कुछ काम चाहिए तो आप कंसल्टेंट्स को कॉल कर सकते हैं कि मुझे जॉब चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप जो आपकी कैपेसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग आप उनको रजिस्टर करवाते हो, आप अपने आप को रजिस्टर कराते हो उनके अंदर। तो वो एजेंसीज़ क्या करती हैं, आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड करती हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट, जैसे कि आप आईआईटी और आईआईएम में देखते हैं कि आप पढ़ रहे हो वहाँ पर कंपनीज आती हैं और आपको रिक्रूट करके ले जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड कैंपस रिक्रूटमेंट। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय, किसी ने आपको रिकमेंड किया है कि आप इस XYZ इज़ द पर्सन हु इज़ सुटेबल फॉर दिस जॉब, तो किसी के रिकमेंडेशन से भी आपको ले सकते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, कोई एजेंट है या फिर लेबर कॉन्ट्रैक्टर, जैसे कि एग्जांपल देती हूँ आपको, बिल्डिंग्स बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को हम कंसल्ट करते हैं कि मुझे बिल्डिंग बनानी, तो वो लेबर को खुद रिक्रूट कर लेते हैं अपने अंदर, तो एक तरह से इंटरमीडिएटरी होते हैं, तो दैट इज़ लेबर कॉन्ट्रैक्टर। एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविज़न पे आपने एडवर्टाइज़ कर दिया कि मुझे इतने इतने वर्कर्स की ज़रूरत है, तो लोग वहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। वेब पब्लिशिंग, जैसे Naukri.com यहाँ पर दिया हुआ है, तो Naukri.com हो गया। अदर भी ऐसे वेबसाइट्स हैं जिस पर आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हो, जिससे जिस काबिलियत के लिए आप हैं उस काबिलियत के हिसाब से आपको नौकरी दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन सिलेक्शन प्रोसेस। नौकरी दी जाती है। दिन आता है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पहले आपकी प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग में क्या होता है, आपके एप्लीकेशन फॉर्म आप भरते हैं, क्वालिफ़िकेशन देखी जाती है कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है। अगर आप अनक्वालिफाइड हैं उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर, तो आपको हटा दिया जाता है यहाँ से। दैट इज़ कॉल्ड प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, जहाँ पर आपकी चेक किया जाता है कि जो एप्लीकेंट फॉर्म भर रहा है वो एप्लीकेशन जो भरी है वो सब सही है कि नहीं है। अगर कोई इंसान गलत भर रहा है तो उसको रिजेक्ट कर देना,
तो ये फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू कहते हैं, जहाँ पर हम स्क्रीनिंग करते हैं, छाँटते हैं कि कौन कौन सही है, कौन कौन गलत है। देन सिलेक्शन टेस्ट। अब टेस्ट किस तरह होते हैं? सिलेक्शन टेस्ट होते हैं इंटेलिजेंट टेस्ट, इंसान का IQ लेवल चेक किया जाता है, जैसे कि एप्टीट्यूड टेस्ट हो गए, तो एप्टीट्यूड टेस्ट है, पर्सनालिटी टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट है, इंटरेस्ट। तो ये टेस्ट वो लेते हैं, यानी कि इंटरव्यू के दौरान वो पूछते हैं ऐसे सवाल जो कि इन सब एरियाज़ को कवर करते हैं। देन एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के दिन, यानी कि जो ऑल दोज एप्लीकेंट हु क्वालिफाई दी टेस्ट आर कॉल फॉर इंटरव्यू। जो लोग ये सारे ऊपर के टेस्ट क्वालिफाई करते हैं उनको हम इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। इंटरव्यू के बुलाने के बाद क्या होता है, नेक्स्ट है इसमें रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड चेक। जो आपने डिटेल्स भरी अपने नाम की, अपने एड्रेस की, अपने टेलीफोन की, वो सारी इन्फॉर्मेशन वो चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि ये जो आपने भरा है वो सब सही है कि नहीं है। आधार कार्ड, इसमें ये सब बहुत सारे फैक्टर्स देखते हैं कि आपके अगेंस्ट कोई FIR तो नहीं है, ये सब चीज़ें वो चेक करते हैं। सिलेक्शन डिसीजन, फिर उसका फाइनल लिस्ट बनती है कि किस किस को आपने सेलेक्ट किया है। सिलेक्शन करने के बाद उसका मेडिकल टेस्ट होता है। जो मेडिकल टेस्ट में भी पास होते हैं, फिर उनको आप जॉब ऑफ़र देते हैं। मेडिकल टेस्ट भी देखा जाता है इधर, तो जॉब ऑफ़र दिया जाता है। जॉब ऑफ़र में उनको आप ले लेते हैं। जो आपके इतने सारे स्टेप्स आपको फॉलो ऑन करने पड़ते हैं एज अ सिलेक्शन प्रोसेस। देन जॉब ऑफर द कैंडिडेट हु हैव पास ऑल दी प्रीवियस हर्डल्स, यानी कि जितने टेस्ट हैं उनको जॉब ऑफर की जाती है, उनको लेटर दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर द कैंडिडेट एक्सेप्ट जॉब। जो जॉब ऑफ़र आपने दिया है उसको जो एक्सेप्ट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है। उसको वो जो आपके कैंडिडेट हैं जो कि आपके साथ काम करना चाहते हैं उनको आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ़र करते हैं। तो ये हो गया सिलेक्शन प्रोसेस। देन हम लोग आते हैं नेक्स्ट। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, द स्टाफिंग फंक्शन इज़ परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर एंड नॉट नेसेसरली बाय सेपरेट डिपार्टमेंट, एक्सप्लेन। तो आपको ये एक्सप्लेन करना है कि ये सही है या गलत है, और अगर सही है तो उसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन करना है कि अब इसका मतलब समझिए, स्टाफिंग फंक्शन इज़ परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर नॉट नेसेसरी बाय द सेपरेट डिपार्टमेंट। तो क्या स्टाफिंग फंक्शन हर जगह हर मैनेजर अप्लाई करता है? तो शायद मुझे लगता है कि ये आपको सोचना चाहिए कि स्टाफिंग हर जगह अप्लाई होती है कि नहीं होती है। तो ये आपके ऊपर है, आप उसको हॉलीडे होमवर्क में लिख के बताएंगे। देन आते हैं एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड सिक्योरिटी सर्विसेज, इट रिक्वायर्स सच कैंडिडेट हु आर रिलायबल एंड डोंट लीक आउट द सीक्रेट ऑफ देयर क्लाइंट, व्हाट स्टेप शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन सिलेक्शन प्रोसेस। अगर मान लीजिए कि अगर आपने कोई सिक्योरिटी सर्विसेज खोले हैं और आपने किसी कैंडिडेट को रखा है जो कि आप रिलायबल है और आपकी प्राइवेसी कोई सीक्रेसी को लीक आउट नहीं करेगा, तो ये किस स्टेप के अंदर आता है, किस सिलेक्शन प्रोसेस के स्टेप के अंदर आता है? तो मैं इसके बारे में आपको हिंट देना चाहूँगी। अगर मान लो कोई इंसान मेरे लिए फेथफुल है तो उसका इंटेलिजेंट टेस्ट होता है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इन्हीं तीनों में से कोई एक आंसर हो सकता है कि मेरे लिए फेथफुल है, ये इसका इंटेलिजेंट टेस्ट है, पर्सनालिटी टेस्ट है, या फिर उसका एप्टीट्यूड टेस्ट है। ये आपको मुझे अपने हॉलीडे होमवर्क में करके देना है। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू।